नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 अगस्त 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर होने वाले मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में, यानी कि उन संस्थाओं और योजनाओं के बारे में जिनका जिक्र आज के वीडियो में आया है। हमारे आज के वीडियो में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI, ईट राइट इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट तथा ट्राइफिट जैसी संस्थाओं और योजनाओं का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। केंद्र ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना को स्वीकृति दे दी है। यह एजेंसी उम्मीदवारों के चयन के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस ऐतिहासिक निर्णय से देश के युवाओं को लाभ होगा और उनकी लंबे समय से जारी मांग पूरी होगी। सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए 15 अरब 17 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि को मंजूरी दी है और यह राशि 3 वर्ष में खर्च की जाएगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी उम्मीदवार और भर्ती करने वाले संगठन के लिए भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाएगी और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। सामान्य पात्रता परीक्षा अंकों की जानकारी केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे इस संगठन में भर्ती की लागत को कम करने में मदद मिलेगी। शुरू में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी साल में 2 बार परीक्षा आयोजित करेगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी समूह ख और ग में गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों की जांच और चयन के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा संचालित करेगी। इस एजेंसी में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड, IBPS इत्यादि के प्रतिनिधि होंगे। देश के 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो हैं, उनमें परीक्षा संबंधी बुनियादी ढांचा बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे इन जिलों के निवासी उम्मीदवारों को अपने आसपास ही परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। सामान्य पात्रता परीक्षा के अंक परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 साल तक मान्य रहेंगे। मान्य अंकों में सर्वश्रेष्ठ अंकों को उम्मीदवार के मौजूदा अंक माना जाएगा, यानी कि अगर 3 सालों के दौरान आपने 2 बार दिया है तो उसमें जो ज्यादा अंक होंगे उनको मान्य माना जाएगा। उम्मीदवार अधिकतम आयु सीमा से पहले कितनी ही बार CET यानी कि सामान्य पात्रता परीक्षा दे सकेगा। सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस और अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। उम्मीदवारों को सामान्य पात्रता परीक्षा के पोर्टल पर पंजीकरण कराने और अपनी पसंद का केंद्र चुनने की सुविधा होगी। इसके अलावा कैबिनेट की मीटिंग में और भी कई डिसीजन लिए गए। मंत्रिमंडल ने सरकारी निजी साझेदारी के जरिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 3 हवाई अड्डों, जिनमें जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम है, उनको लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। श्री जावड़ेकर ने बताया कि इससे आवश्यक निवेश जुटाने के अलावा सेवा प्रदान करने, विशेषज्ञता, उद्यम और पेशेवर क्षमता जैसी दक्षता बढ़ेगी। श्री जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने 2020-21 के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस जो है उसको स्वीकृति दी। इससे अब 285 रुपए प्रति क्विंटल अर्थात 2850 रुपए प्रति टन निश्चित किया गया है। समिति ने डिस्कॉम को नियत सीमा से अधिक विस्तारित ऋण के लिए ऊर्जा वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को एक बार की छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। यह छूट उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के तहत पिछले वर्ष के राजस्व के 25% की कार्यशील पूंजी सीमा से अधिक के कर्ज पर दी जाएगी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि एक बार दी जाने वाली इस छूट से बिजली क्षेत्र को नकदी उपलब्ध होगी और राज्य सरकारों से डिस्कॉम को भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा। नेक्स्ट खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए नौसेना की भूमिका की सराहना की है। नौसेना के शीर्ष कमांडरों के सम्मेलन यानी कि नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में श्री सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि जलपोतों और विमानों की सक्रियता से तैनाती करने के जरिए नौसेना किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम है। उन्होंने विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के सबसे बड़े अभियान ऑपरेशन समुद्र सेतु के लिए नौसेना को बधाई दी, जिसने राष्ट्रीय हित में अत्यधिक योगदान दिया है। श्री सिंह ने कहा कि नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में पड़ोसी देशों से करीब 4000 लोगों को स्वदेश लाने में मदद की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि नौसेना के प्रमुख और संवेदनशील स्थानों पर अपने जलपोत और विमान तैनात करने के जरिए समुद्री हितों की रक्षा के लिए हमारे मिशन के आधार पर प्रभावशाली ढंग से कार्य किया। उन्होंने कहा कि इन तैनातियों से समुद्री क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने में सहायता मिली और तेजी से मानवीय सहायता तथा राहत उपलब्ध कराई जा सकी। सम्मेलन के पहले दिन नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने भी शीर्ष कमांडरों को संबोधित किया। 3 दिन का जो कमांडर सम्मेलन है ये 2 साल में एक बार होता है। इसे इस साल अप्रैल में होना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे
पोस्टपोन कर दिया गया था। नौसेना के आधुनिकीकरण के अलावा लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति और हिंद महासागर में सुरक्षा चुनौतियों पर इस सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। नौसेना कर्मियों के कल्याण और प्रशिक्षण पर भी विचार विमर्श होगा। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। कोविड महामारी से निपटने के लिए सही समय पर किए गए सरकार के प्रयासों के कारण देश में अब तक 20 लाख से अधिक लोग कोरोना इन्फेक्शन से ठीक हो चुके हैं। इन्फेक्शन से ठीक होने की रेट अब 73.64% हो गई है और पिछले 24 घंटों में देश में 60,000 से ज्यादा कोविड मरीज ठीक हुए, जो कि एक दिन में ठीक होने वालों की सबसे अधिक संख्या है। डेथ रेट भी तेजी से घटकर 1.91% रह गई है और 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह डेथ रेट नेशनल एवरेज से भी कम है। पिछले 24 घंटों में लगभग 64,000 लोग इन्फेक्टेड हुए और इसके साथ ही इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 27,67,274 हो गई है। इनमें से 6,76,514 मरीजों का इलाज चल रहा है। एक दिन में 1,092 लोगों की डेथ के बाद इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 52,889 हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश में 8 लाख से ज्यादा सैंपल्स की टेस्टिंग की गई और देश में अब तक कुल 3,17,42,782 सैंपल की टेस्टिंग हो चुकी है। हमारे यहां पर 1,486 लेबोरेटरीज हैं, जिनमें से 975 जो है गवर्नमेंट लैब हैं और 511 प्राइवेट लैब हैं। नेक्स्ट खबर है, बांग्लादेश के 2 दिवसीय दौरे के समापन पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कल ढाका में कहा कि भारत द्वारा तैयार कोविड-19 वैक्सीन में बांग्लादेश को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत में कोविड-19 वैक्सीन के परीक्षण का काम अंतिम चरण में चल रहा है। बांग्लादेश के विदेश सचिव मसूद बिन मोमिन के साथ वार्ता के बाद श्री श्रृंगला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से वे बांग्लादेश आए हैं। इससे पहले विदेश सचिव ने परसों प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की थी और श्रीमती हसीना ने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की भारत के प्रधानमंत्री की इच्छा की सराहना की। बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, जिनमें विकास के क्षेत्र में भागीदारी, दोनों देशों के बीच संबंध सुधारना, कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना और कोविड महामारी से निपटने के लिए आपसी सहयोग शामिल है। भारत के विदेश सचिव ने कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में चिकित्सीय टीके और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी वर्ष के संयुक्त स्मारक पर भी चर्चा की। नेक्स्ट खबर है, श्रीलंका सरकार ने देश के संविधान में 19वें संशोधन को समाप्त करने को मंजूरी दे दी है। जनसंचार मंत्री ने कहा कि नवगठित सरकार की कल सुबह आयोजित मंत्रिमंडलीय बैठक में फैसला लिया गया। राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे दोनों ने ही राष्ट्रपति और संसद के चुनाव में 19वें संशोधन को मुख्य चुनाव मुद्दा बनाया था। देश में पिछली सरकार ने इस संशोधन के जरिए राष्ट्रपति के लिए 2 बार का कार्यकाल निर्धारित करने तथा राष्ट्रपति के अधिशासी अधिकारों में कटौती करने के साथ ही इसे संसद और स्वतंत्र आयोगों को हस्तांतरित कर दिया था। अगली खबर है, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अतमर से बातचीत की। उन्होंने अफगानिस्तान के हाल के घटनाक्रम और आपसी सहयोग पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने श्री अतमर को अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों ने विकास, भागीदारी तथा संपर्क और मजबूत करने पर बल दिया। डॉक्टर जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल सैदी से आपसी संबंधों पर भी चर्चा की। अगली खबर है, तमिलनाडु के पर्यटन मंत्री वेलमंडी एन नटराजन ने कहा है कि वे मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी से अनुरोध करेंगे कि त्रिची को तमिलनाडु की दूसरी राजधानी घोषित किया जाए। इससे पहले मदुरई को भी तमिलनाडु की दूसरी राजधानी घोषित करने की मांग उठी थी। अगली खबर है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI की पहल ईट राइट इंडिया के तहत आयोजित ऑनलाइन अनुकूलन कार्यशाला की अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने ईट राइट इंडिया पुस्तक का विमोचन किया और वेबसाइट की शुरुआत की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ईट राइट इंडिया पहल जो है उससे लोगों को खान पान में पोषक तत्वों को शामिल करने के प्रति जागरूक बनाने में मदद मिलेगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने पोषण अभियान, एनीमिया मुक्त भारत और फिट इंडिया मूवमेंट को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि 2022 तक नया भारत बनाने के आधार हैं। इस मौके पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और FSSAI की अध्यक्ष भी मौजूद थी। नेक्स्ट खबर है, ये आज की लास्ट खबर है, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश भर के 31 शहरों में ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स के तहत 57 मोबाइल वैनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन शहरों में अहमदाबाद, प्रयागराज, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, कोयंबटूर, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, मुंबई और रांची शामिल हैं। इस मौके पर श्री मुंडा ने कहा कि इन मोबाइल वैनों के माध्यम से ट्राइफेड द्वारा जैविक और प्राकृतिक रूप से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली वस्तुओं को रियायती दर पर विभिन्न स्थानों पर उपभोक्ताओं को पहुंचाने में पर काम किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इन वस्तुओं की बिक्री से जमा होने वाली धनराशि जनजातीय समुदाय के लोगों को दी जाएगी, जिससे उन्हें अपनी आय बढ़ाने और आजीविका चलाने में मदद मिलेगी। जनजातीय कार्य मंत्री राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता ने कहा कि सरकार की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समुदाय के लोग लाभान्वित होंगे। दोस्तों, ये थी आज की खबरें। बात करेंगे आज के स्टेट की फैक्ट्स की, जिनका आपको इंतजार था। आज 20 अगस्त है। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय तथा द्वारकानाथ टैगोर ने कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये एक सुधार की बहुत बड़ी मूवमेंट थी जो कि उन्होंने लॉन्च की यहाँ पे। 20 अगस्त 1896 को डायल टेलीफोन के लिए पेटेंट प्रदान किया गया। 20 अगस्त 1900 को पेरिस ओलंपिक में हुए आज तक के एकमात्र क्रिकेट मैच में ग्रेट ब्रिटेन ने फ्रांस को 158 रन से हराया। हमने बताया था कि आज तक केवल एक ही बार क्रिकेट मैच हुआ है, वो भी पेरिस ओलंपिक सन 1900 में। 20 अगस्त सन 1913 को फ्रांस के एडोल्फे पेगोइड पैराशूट लेकर कूदने वाले पहले पायलट बने। 20 अगस्त 1921 को केरल में मोपला विद्रोह की शुरुआत हुई। इसे मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 20 अगस्त 1960 को सेनेगल ने स्वयं को माली फेडरेशन से अलग किया। इसे 4 अप्रैल 1960 को फ्रांस से आजादी मिल गई थी। 20 अगस्त 1975 को नासा द्वारा टाइटन लॉन्च व्हीकल का प्रयोग करते हुए वाइकिंग 1 लॉन्च किया गया। यह मंगल ग्रह पर लैंड करने वाली पहली स्पेस प्रोब बनी। 20 अगस्त 1988 को 7 वर्षों के अंतराल के बाद ईरान इराक वार की समाप्ति हुई। यह लड़ाई 22 सितंबर 1980 को इराक द्वारा ईरान पर हमले के साथ शुरू हुई थी। तो 7 साल के बाद ये लड़ाई खत्म हुई आज के दिन। 20 अगस्त 1991 को एस्टोनिया ने औपचारिक रूप से यूएसएसआर से स्वतंत्रता की घोषणा की। 20 अगस्त 1993 को इजराइल और पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच ओस्लो समझौते हेतु वार्ताएं समाप्त हुई। इससे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक पर गवर्निंग अधिकारियों को प्राप्ति हुई। 20 अगस्त 1944 को भारत के छठे प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म हुआ। उनके जन्म दिवस को भारत में राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो 20 अगस्त आज राष्ट्रीय सद्भावना दिवस है। 20 अगस्त 1946 को भारतीय उद्योगपति और इन्फोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति का जन्म कर्नाटक के कोलार जिले में हुआ। 20 अगस्त 2014 को भारतीय योग गुरु BKS अयंगर की मृत्यु हुई। दोस्तों, ये थी आज की खबरें और स्टडी फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो को लेकर अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।